और एक काम और सुनो, बोलो मत, और सुनो, अगर आप ये काम कर रहे हो, अगर ये आपने जैसे मतलब किसी बच्चे को दिया, हो सकता है कि आप लोग उसका फोटो भी ले लेना, जिससे आपकी थोड़ी इज्जत बढ़ जाएगी। मतलब फोटो देखते हुए ऐसे एक क्लिक करवा लेना और मुझे पर्सनल भेज देना व्हाट्सएप में, जिससे मैं कोर्स मास्टर को दिखा दूँ, बच्चे भी सहयोग कर रहे हैं कि यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे। और इसने नहीं, हम लोग तो कर रहे हैं पूरा कोशिश, लेकिन बच्चे ऐसा होता है ना, जो बच्चे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे मतलब आप लोगों के मुझे पता है फ्रेंड सबके होंगे, बता सकते हो, बहुत बच्चे बेचारे ऐसे हैं जो खाली पैसे के लिए या फिर किसी चक्कर से वो कोचिंग नहीं कर पाते हैं। उसमें क्या है, तो अच्छा काम है, ठीक है। और मुझे पता है बहुत लोग ऐसे हैं यहाँ पे कि जो नीट तैयारी इसलिए नहीं करते हैं कि उनके पास रुपये नहीं है, प्रॉब्लम ये है। तो ऐसे बच्चे रह ना पाएंगे, नीट में चल रहा है, तो कि जो बच्चे रुपए के लिए नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत, हम लोगों के लिए बहुत बेकार रहेगा कि ऐसे बच्चे अगर हम भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, सही है। तो आप लोग, हो सकता है कि आपकी वजह से कोई 2-4 बच्चे और पढ़ने लगे, एक बच्चे की वजह से, तो ऐसे बच्चों का होना चाहिए भला भाई, है ना। जिनके पास पैसा है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, लेकिन जिसके पास नहीं है उसके पास उसको पढ़ाई होनी चाहिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, वैसे तो आप लोग मुझे पता है सब लोग अच्छे से करोगे, सही है। और ये हम आपको दे देंगे, आप बैग में रख लेना, बस बैग में रखना है, ऐसे नहीं घर पे जाके रख लीजिए बस, उसमें ये समोसा वाले को दिए वो समोसा बेच रहा है, ऐसा नहीं करना है, बैग में रखने हैं। जहाँ भी आपको लगे कि कोई अच्छा बच्चा है उसको दे दीजिए कि हमें आप तैयारी कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट ये स्कीम कर रही है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, छोड़ते हैं उस बात को। हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था फोटोसिंथेसिस, क्या पढ़ा था बेटा? मैंने आपको कल क्या क्या बताया था, एक बार मैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ आप लोग, देख लें। देखो अब बोलूँगा, थोड़ा सुन लो आराम से। ये बताओ, फोटोसिंथेसिस मैंने कहा था 2 टाइप के रिएक्शन होते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। आप लोग के साथ में बोलना, ठीक है। लाइट रिएक्शन का मतलब होता है जहाँ पे एटीपी बने और क्या बने, एनएडीपी। बेटा एटीपी और मैंने कहा था लाइट रिएक्शन के लिए चाहिए क्या, तो क्लोरोफिल होना चाहिए, सनलाइट होना चाहिए और होना चाहिए वाटर। आपको पता है 2 टाइप से फॉस्फोराइलेशन होता है, एक तो है साइक्लिक और होता है नॉन साइक्लिक। आपको डिफरेंस पता है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में? सबको बताओगे? नहीं पता है क्या? साइक्लिक में पीएच फर्स्ट इन्वॉल्व होता है, नॉन साइक्लिक दोनों इन्वॉल्व होते हैं। साइक्लिक में वाटर स्प्रेडिंग नहीं होती है, साइक्लिक में वाटर स्प्रेडिंग नहीं होती है, नॉन साइक्लिक में होती है। जब वाटर स्प्रेडिंग नहीं होती तो ऑक्सीजन लिबरेशन नहीं होगा, और नॉन साइक्लिक में होगा। साइक्लिक में खाली एटीपी वहाँ पे दोनों बनते हैं। अगर ये सब बातें पता है तो मुझे लग रहा है आप लोगों को क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर कौन है, साइक्लिक में और नॉन साइक्लिक में कौन है, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा तो बच्चे ये बताएगा कि जब वाटर स्प्रेडिंग होता है नॉन साइक्लिक में, तो वहाँ पे एक आयंस इन्वॉल्व होते हैं, उसका नाम क्या है? उस आयंस का नाम बताओ। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, मैग्नीज और नाइट्रोजन। क्या? मैग्नीज, सही है। एम आयन, ये भी ध्यान रखना है, बेसिकली बच्चे ध्यान रखते हैं कैल्शियम आयन, तो सबको, लेकिन यहाँ कैल्शियम की जरूरत नहीं है, मैग्नीज ध्यान रखना, ठीक है। हाँ आ सकता है, तो चलो इसके बाद मैंने कहा था साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से अगर एटीपी बन गया, एनएडीपी बन गया, तो उसका यूज प्लांट किसमें करते हैं? डार्क रिएक्शन में। किसमें करते हैं? डार्क रिएक्शन में। और डार्क रिएक्शन मैंने कहा था 3 टाइप से होता है, एक होता है C3 साइकिल, एक होता है C4 साइकिल, एक होता है कैम साइकिल। C3 साइकिल को बोलते हैं कैल्विन साइकिल, C4 को बोलते हैं हैच एंड सेलेक्ट साइकिल, और कैम को कैमी बोलते हैं। C3 साइकिल इसमें होता है उसे बोलते हैं कैल्विन, उन प्लांट को बोलते हैं C3 प्लांट। C4 साइकिल होता है उन प्लांट को बोलते हैं C4 प्लांट, और कैम साइकिल होता है उनको क्या बोलते हैं? 05 प्लांट। बेसिकली मैंने बताया था कि आप लोग ध्यान रखना C3 और C4 साइकिल में क्या डिफरेंसेस होते हैं, कल मैंने सारे लिखवा दिए आपको। किसमें फोटो रेस्पिरेशन हो रहा है, कौन सा कहाँ पे कौन सेल में होता है। जैसे मैंने कहा था C4 क्राइनोडर्म बोलते हैं, बंडल सी सेल, वीडियो सेल दोनों इन्वॉल्व होती हैं। अच्छा आपको पता है एटीपी एनएडीपी कहाँ पे कितने खर्च होते हैं? C3 में कितने होते हैं? 18 एटीपी और 12 एनएडीपी, और C4 में 30 एटीपी और 12 एनएडीपी। पता है आपको? ठीक है। इसके बाद आपको पता होगा C4 में दोनों साइकिल इन्वॉल्व होती है, C4 और C3 दोनों होती है, ठीक है। फाइनली ग्लूकोज किससे बनता है? कैल्विन साइकिल से बनता है। C3 जो प्लांट होते हैं, C3 साइकिल होती है, वो लगभग होती है 80% प्लांट में, और जो C4 होते हैं वो कितने होते हैं? 15%, और 5% जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कैम प्लांट। कैम प्लांट का मतलब ओपन से नाम वगैरह होते हैं, वो वाले होते हैं, ठीक है।
मुझे लग रहा है इसके बाद लॉ ऑफ लिमिटिंग आप लोगों ने पढ़ा था, कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ी थी, इसके बाद चैप्टर का क्या हो गया था, खत्म। आज हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। क्या पढ़ेंगे? रेस्पिरेशन। तो आप लोग रेस्पिरेशन निकालो। अच्छा ये बताओ, प्लांट के अंदर जो, इधर देखो, प्लांट हम लोग बोलते हैं CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। बेटा मैंने अब फिर से एक बार बता दे रहा हूँ आपको, प्लांट जो CO2 लेते हैं उसको वो ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। और वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं या रिलीज करते हैं, वो वाटर की स्पीटिंग वाली करते हैं हमारे लिए। समझ गए हम लोग? लेकिन हम क्या करते हैं, हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो रेस्पिरेशन के लिए लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं वो भी रेस्पिरेशन से ही छोड़ते हैं। ध्यान रखना है आपको, रेस्पिरेशन अगर हो रहा है तो वहां पे हमेशा ऑक्सीजन ही इन्वॉल्व होगा, CO2 का वहां पे कोई रोल नहीं होता। बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर प्लांट रेस्पिरेशन में CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और हम O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं। आपको ये डाउट मुझे लग रहा है इंटर तक होता है बच्चों को, क्योंकि टीचर भी लग रहा है वही बता देते हैं जल्दी में। लेकिन मैं आपको बताऊं, प्लांट का कहानी और ह्यूमन का कहानी अलग है। ध्यान रखना है आपको, ह्यूमन हुआ, प्लांट हुआ, जितने चाहे लिविंग कोई भी हुआ, सारे के सारे लिविंग जब रेस्पिरेशन करते हैं, तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, फूड का ब्रेकडाउन जो ऑक्सीजन होता है और एनर्जी हमें मिल जाती है, वही तो होता है रेस्पिरेशन। उसमें हमेशा ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, CO2 रिलीज होती है। लेकिन प्लांट जो CO2 लेते हैं वो लेते हैं ग्लूकोज बनाने के लिए, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं कौन सी वाली, वाटर की स्पीटिंग वाली। ये बात सबको क्लियर है? आपने एक बात और सुनी होगी, आपने सुना होगा, बहुत लोग कहते हो कि रात में प्लांट के पास नहीं सोना चाहिए। सुना है? भूल आ जाते हैं, सुना है? मैंने तो सुना है कि रात में प्लांट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, रात नहीं सोना चाहिए, भूत वगैरह का साया रहता है। अब मैं आपको समझाऊं वो खेला क्या है। सुनो एक बार बेटा, हम लोग बताओ, वाटर स्पीटिंग कब होगा? लाइट एक्शन में। कब होगा? लाइट एक्शन में। और लाइट एक्शन कब होता है? जब सनलाइट होती है दिन में। रात में तो लाइट एक्शन नहीं होगा, रात में लगभग क्या होगा, डार्क एक्शन होगा। तो ऑक्सीजन रिलीज उस टाइम पे नहीं होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आप लोग जब, जैसे एक आम का बाग है मान लिया, आप दिन में जाना, आपको वहाँ एक बहुत ज़्यादा एक ऐसा नहीं फ्रेशमेंट महसूस होगा, आपको लगेगा कि यार मज़ा आ रहा है, एनर्जी फील होगी, अच्छा लगेगा। लेकिन उसी बात में आप रात में जाना तो आपको गर्मी फील होगी, ऐसा लगेगा ठंड से हो रही है। वो इसीलिए होती है कि वहाँ पर उस टाइम पे ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है, कम, और जब CO2 ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो वहाँ टेम्परेचर भी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। समझ गए आप लोग? थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर सकते हो बड़े आराम से। आप प्लांट के पास रात में जाना तो आपको वो मज़ा नहीं आएगा, दिन में आता है। चलो हम लोग अब बात करेंगे रेस्पिरेशन। किसकी बात करेंगे? रेस्पिरेशन। हाँ अरे सर बताओ क्यों नहीं आ रहे थे? क्या काम था? गन्ना काट रहे थे। और क्या हुआ? चलो बेटा, लेकिन अभी आपके 15-20 दिन बचेगा, ठीक है? ये बहुत जरूरी है। एक बार डॉक्टर बन जाओ, उसका सबके स्वास्थ्य सही कर देना, ठीक है? तो जरूरी ये है कि अभी कोचिंग जरूर रहो, ठीक है? और यहाँ पे आप लोग, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग लगभग आपको ये तो पता है कि 3 घंटे तो पढ़ेंगे बैठ के, सही है? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ। और अगर आप लोग, आपके अंदर पोटेंशियल है कोई चीज़ करने का, तो वो करके देखो। अगर नहीं कर पाए तो फिर क्या फायदा, फिर है ना, बेकार जाएगा। तो मेहनत कर दो 15-20 दिन, ज़्यादा मत देखो, स्वास्थ्य होगा जैसा होगा चलने तो क्या करेगा। अरे मुझे पता है, लेकिन सारे काम देखने होते हैं, पढ़ाई भी जरूरी है। चलो ये ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं रेस्पिरेशन। किस बात करते हैं? अब मैं थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग किताब पढ़ना, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आपको देखूँ चैप्टर में क्या पढ़ना है। देखो हम लोग पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन। क्या पढ़ रहे हैं? पहले बताओ मुझे, रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। ये पता है आप लोगों को? अच्छा ये तो बताइए आपको रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? बहुत बच्चे सोचते हैं रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन लेना और CO2, वो होता है बेटा ब्रीथिंग। क्या होता है? ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन का मतलब होता है, देखो ये सेल है, अब सुन लो, ये सेल है। अब हमने खाना खाया, क्या खाया? खाना मान लो ग्लूकोज। क्या मान लो बेटा? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होना, क्या होना? और ये ऑक्सीजन किसकी प्रेजेंस में होगा? ऑक्सीजन।
और बनेगा क्या, CO2, और इससे हमें क्या मिल जाएंगे, ATP। क्या मिल जाएंगे, इस पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, रेस्पिरेशन। ये नहीं बोलते खाली कि ऑक्सीजन लेना और CO2 छोड़ना, ये तो ब्रीथिंग का काम होता है। ब्रीथिंग में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और CO2 क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। पता है आपको? अब सुनो बेटा, रेस्पिरेशन जो होता है, रेस्पिरेशन होता है दो टाइप से। कितने टाइप से होता है, एक होता है एरोबिक और एक होता है एनारोबिक। आपको पता है, नाम से पता लग रहा है एरोबिक मतलब जहां पे ऑक्सीजन होगा और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा। ये बात समझ गए? दूसरा, एरोबिक कहाँ पे होता है, एनारोबिक कहाँ होता है? तो मैं ऐसे बोलूंगा, बेसिकली कुछ जगह जैसे एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, कुछ ऐसे एनारोबिक आपको पता होगा क्या होते हैं, ईस्ट। ईस्ट में भी कैसा होता है, एनारोबिक। बकाया मैं ये बोलूंगा, धरती पे जो भी है वो सब कैसा करना है, एरोबिक। अगर एरोबिक होगा तो आपके पास क्या होना चाहिए बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होना चाहिए, हाँ, मीसोम प्रोपर्टी सेल होना चाहिए। चलो लिख देना ये भी। और दूसरा, इनके पास अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ ये सारी चीजें क्या होंगी, एब्सेंट। दूसरा सुनो, अब आप पूछ सोच रहे हो सर एरोबिक में फायदा क्या है, एनारोबिक में ऐसा क्या नुकसान है? तो बेटा बहुत बड़ा नुकसान है। यहाँ पे जो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है उससे बनते हैं 38 ATP, और यहाँ पे जो एनारोबिक ब्रेकडाउन होता है, यहाँ पे एक ग्लूकोज से कितने बनते हैं, मात्र 2 ATP। अगर सोचो आप में एनारोबिक होता, सुनो, अगर आप लोगों में एनारोबिक होता तो आपको 90 यानी कि 19 गुना ज्यादा खाना खाना पड़ता, तब उतनी एनर्जी मिलती जितनी अभी मिल रही है आपको, 19 गुना ज्यादा। मतलब अभी आप 3 टाइम खाते हो, उस टाइम पे कितना खाते, लगभग 60 टाइम, 60 बार खाना पड़ता दिन में। सही है। दूसरा, हम लोगों में एनारोबिक होता है, बताओ कहाँ होता है, हम लोगों में ही होता है एनारोबिक, मसल्स में। जब आप लोग क्या करते हो, कोई एक्स्ट्रा वर्क करते हो, जैसे आपने देखा कोई, जैसे कोई जिम गया है पहली बार, तो उसको बहुत बॉडी पेन करेगा, क्योंकि उस टाइम पे हमारी बॉडी को पता नहीं होता है कि कितनी एनर्जी चाहिए, और अगर उतनी एनर्जी बॉडी को नहीं मिलेगी तो हमारा मसल क्या करने लगता है, एनारोबिक ब्रेकडाउन करने लगता है। और जब वो करेगा तो हमारे क्या होगा, पेन होगा, लेकिन हल्के हल्के जब आप करते रहोगे तो वो क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, हमारी बॉडी को पता होता है कितना एनर्जी चाहिए। ये बात समझ गए आप लोग? अच्छा, जब ये बात स्टार्ट हुई तो एक बात और बताओ मुझे, ईस्ट के द्वारा जो एनारोबिक होता है तो वहां पे क्या बनता है, इथेनॉल। क्या बनता है? और जो मसल्स में होता है उसका क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। लेकिन एक के साथ प्लस में CO2 होता है, वो किसका होता है, इथेनॉल के साथ, इथेनॉल प्लस CO2। ये बात ध्यान रखना है, समझ गए? चलो बात की बात देखो बेटा, तो हमें अब ये पढ़ना। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, अगर कोई बच्चे सोच रहे हैं सर यहाँ पे एक ग्लूकोज 38 ATP को मिलना है और यहाँ पे 2 ATP को मिलना है, क्योंकि बेटा यहाँ पे ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है। क्या हो जाता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन, और यहाँ पे क्या होता है, इनकम्प्लीट। क्या होता है, अगर कुछ लिखना है तो लिख लो। लिख रहा है कोई, लिख रहा है क्या, लिखा हुआ है? चलो तो आप किताब पढ़ो, ये चैप्टर पढ़ो बेटा। अब आपके पास 10 दिन बचे, मुझे लग रहा है। 10 दिन कितने बचे हैं? आज कितनी तारीख हो गया, 17 हो गया, 17 दिन बचे हैं। 17 भी बचे, 15 बचे, 13 बचे हैं। और 13 दिन बाद आप पेपर हॉल में बैठोगे, इसलिए अभी आप क्लोज करोगे चैप्टर। यहाँ बैठ के मैं सोचो कि सर मैं तो थोड़ा सा बच्चों को लेकर चल रहा हूँ, आप जल्दी जल्दी पढ़ा करो लाइनें, कि कोई ऐसा पॉइंट ना बचे जो आपका रह जाए उस चैप्टर का, ठीक है? और बेटा अब मैं आपको बहुत डिटेल में ले जाऊंगा, ठीक है? आप लोग मुझे बताते रहोगे, मुझे अभी जेनेटिक्स भी करवानी है आपकी एक बार, और एक बार मुझे बायोटेक्नोलॉजी भी करवानी है जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो अभी हमारे पास क्लासेस होते हैं 10, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों का जेनेटिक्स अभी स्टार्ट करूँगा, ठीक है? क्योंकि टेस्ट तो फिर हो जाएगा ना, और एक अब वो तो वही मैं क्या बताऊँ।
अगर मेरे हाथ में हो मैं संडे को भी क्लास लगा दूँ आपकी। गवर्नमेंट चीज़ों को कुछ झोल होते हैं, समझ रहे हो? आप लोग बेटा ग्लाइकोलाइसिस पढ़ो जल्दी, ये फालतू को मत पढ़ो और उसको अच्छे से देखो। मुरली तुम कहाँ चले जाते बीच में? अभी तो नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा था। क्या काम है तुम्हें? अभी क्या काम भाई? अब तो गन्ना ना पड़ गया था। तो 12 से वजह से काम बढ़ गया? क्या बढ़ गया भाई? गन्ने की खुदाई बढ़ गई? अच्छा वो तो बंद हो गई यहाँ पे, और क्या बढ़ गया भाई? क्या जैसे? अभी गेहूँ बढ़ना है क्या? काम तो घर पे रहता है, ये तो बात सही है। चलो पढ़ाई भी बेटा करते रहो सही साथ में, है ना? काम करो लेकिन साथ में पढ़ाई भी करो। देखिए चलो आप बेटा इधर देखो थोड़ा सा, यहाँ देखो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है? मैं पूरा चैप्टर का पहले बता दूंगा आपको क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखो अब मैं पूरा ओवरऑल लेके चल रहा हूँ, ठीक है? क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। देखो सबसे पहले अगर मैं बताऊँ आप लोगों को, तो ये एक सेल है, क्या है? एक सेल है, ठीक है? सेल है। आपको बताइए यहाँ और किसकी पड़ेगी? माइटोकॉन्ड्रिया। किसकी पड़ेगी बेटा? अगर आपको एक बदले पड़ गया तो इसका मतलब फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये कोई बच्चा तो नहीं कहना है सर माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद ये क्या है? साइटोप्लाज्म, ठीक है? हमें इन चीजों की जरूरत है और किसी चीज की जरूरत यहाँ पे नहीं है। अब देखो होता क्या है, हम लोग खाना खाते हैं, आपको पता है कंप्लीट क्या हो जाता है? ब्रेकडाउन होता है उसका, और बनता क्या है? ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। चलो अब ग्लूकोज कहाँ पे आएगा बताओ? यहाँ आ गया साइटोप्लाज्म में, ग्लूकोज आ गया। यहाँ पे बेटा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ध्यान समझ लो आराम से, ठीक है? ब्रेकडाउन होगा, उस साइकिल को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, और ये ब्रेकडाउन होता है दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में। समझ गए? ये बताओ कितने कार्बन के होते हैं? 3 कार्बन के। और ये कितने कार्बन होता है? 6 कार्बन। सही है? वो कुछ भी हो सकता है, आपको पता होना चाहिए। जब ये पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में
ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, तो ये अभी कैसा है, इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन है, यानी कि पार्शियली ब्रेक डाउन है ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा, ठीक है। ये कहाँ चल रहा है, साइटोप्लाज्म में, अभी माइटोकॉन्ड्रिया का कोई रोल नहीं है। यहाँ से भी हमें फायदा होता है, सुनो क्या फायदा होता है। यहाँ देखो हमें यहाँ पे 4 एटीपी मिलते हैं और 2 क्या मिलते हैं बेटा, NADPH2, लेकिन यहाँ पे हमें 2 एटीपी खर्च हो जाते हैं, यहीं पे क्या हो जाते हैं, खर्च इसी में। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 2 एटीपी हो जाते हैं खर्च, 2 एटीपी खर्च हो गए। तो जो नेट गेन होता है वो होता है हमारा, या तो ऐसे बोलो 2 एटीपी 2 NADPH2, या ऐसे बोलो 8 एटीपी, क्या बोलो। तो जो नेट गेन होता है वो होता है 8 एटीपी, किससे, ग्लाइकोलाइसिस से। अब यहाँ पे एक बात सुनो मेरी, एक बात आपको ध्यान रखना है बेटा यहाँ पे कि जो NADPH2 है ये अभी हम खर्च नहीं कर सकते, ये कहाँ जाएंगे, ETS में, जो माइटोकॉन्ड्रिया का आपको पता होगा यहाँ होता है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये यहाँ जाने के बाद एक NADPH2 3 एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, कितने में जाता है, एक NADPH2 3 एटीपी में। तो मैं मान लेता हूँ कि ये हो गया 2 NADPH2, तो एक में बताओ इससे 6 एटीपी और 2 एटीपी ये बचे, तो कितने हो गए, 8 एटीपी। तो जो नेट गेन होता है वो कितना होता है यहाँ पे, 8 एटीपी। इसके बाद सुनो, देखो बोलो मत, यहाँ से पायरुवेट एसिड जो बनता है वो बनता है, ये कन्वर्ट होता है एसिटाइल CoA, सही है। और ये 2 है तो ये 2 में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ से भी हमें क्या मिलते हैं, 2 NADPH, समझ गए। ये से बोलते हैं लिंक रिएक्शन, क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं लिंक रिएक्शन। किसके बीच में, बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेब्स साइकिल। मैं ऐसे बोल सकता हूँ लिंक रिएक्शन बिटवीन, यहाँ लिख दो नीचे, ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल कहाँ होती है, यहाँ पे कहाँ होती है। अब सुनो बेटा, ए एसिटाइल कोई कहाँ जाएगा, मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, और यहाँ क्या आएगा, क्या, क्रेब्स साइकिल। और एक बात और ध्यान रखो, 2 ये एसिटाइल कोई हैं तो 2 बार क्या चलेगी, क्रेब्स साइकिल। कितनी बार चलेगी, एक ग्लूकोज को बनाने के लिए कैल्विन साइकिल चलती है 6 बार, और एक ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए क्रेब्स साइकिल चलती है 2 बार। अब यहाँ से बेटा हमें 1 बार से मिलते हैं, ये देखो यहाँ से हमें 1 बार से मिलते हैं 12 एटीपी, तो 2 बार से कितने मिलेंगे, 24 एटीपी, किससे, क्रेब्स साइकिल से। अब जो कहानी NADH2 बन रहे हैं, FADH2 बन रहे हैं, ये सब कन्वर्ट होंगे जाएंगे ETS में, और ETS में क्या होता है, NADPH2 कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ATP में, और फाइनली जो हमें मिलते हैं वो एक ग्लूकोज से कितने मिलते हैं, 38 ATP। ये कहानी समझ गए। तो हमें यहाँ पे ग्लाइकोलाइज पढ़ना है पहला, और दूसरा क्या पढ़ना है, खाली क्रेब्स साइकिल। सुनो बातें, मैं थोड़ा सा चेंज बनवा दूंगा आपको। देखो ग्लाइकोलाइज से हमें कितना मिला बेटा, 8 ATP, और लिंक रिएक्शन से कितना मिला, 6 ATP, और क्रेब्स साइकिल से कितना मिला, 24 ATP, और टोटल जो होगा वो कितना हुआ है, 38 ATP। समझ गए। ऐसे हमें मिलता है एक ग्लूकोज से 38 ATP। तो अगर कोई बच्चा बनाना चाहे बना लो, वरना बोले वरना। ये तुम्हारा, अब तुम बेटा ग्लाइकोलाइसिस पढ़ो, मैं अभी थोड़ा समझाऊंगा उसके बारे में, 5 क्वेश्चन आएगा, ठीक। इसके बाद आपको क्रेब्स साइकिल पढ़ना, ठीक है। चलो सभी बच्चों बेटा जो नहीं लिख रहे हैं तो वो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को पढ़ेगा, क्योंकि ये तो दोबारा टर्म नहीं आएगा आपको पढ़ने का, अभी पढ़ो, ठीक है।
तेरे ग्रुप में क्या लिख रहे थे? हाँ ना वहाँ पे टीचर पढ़ी कोई पढ़ा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, उनसे कहेंगे एक तरीका बच्चों को बताया हो इम्पोर्टेंट। 35 क्वेश्चन है। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते रहे। और मैं आप लोगों को अभी संडे को मंडे को मैं लगभग आपको बताऊंगा 50 टॉपिक जो इम्पोर्टेंट होंगे, और वो आपको लिखने हैं, उनको फोकस करना है, पढ़ना सबको, लेकिन उनको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है? खाली में पढ़ के हम चले जाना, वरना तो हाँ इतना पता है, लेकिन 50-60 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे उससे। और 30 क्वेश्चन करने के लिए आपको किताब पूरी पढ़नी पड़ेगी। बच्चे हैं क्या? सर अभी पेपर आ गया बच्चों का 10 दिन बाद। अच्छा 10 का अभी 12 दिन बाद पेपर है सर। गर्मी तो नहीं लग रही है? ठीक है मौसम अभी बैठो। अंधेरा तो नहीं हो रहा, ठीक है? मच्छर तो नहीं लग रहा कभी? बताओ बेटा लगते हैं तो बंद कर देना, क्योंकि मच्छर आते होंगे। आपका क्या नाम? अंशु कुमार। अभी सर ऐसा हुआ था ना, थोड़ा 1 महीने का छुट्टी भी हो गया था बच्चों को उस चक्कर से, तो कोई जो पेपर था वो आने वाला था मेरे को।
हम इसी के लिए बोलना चाहिए था। कोई अच्छा ही नहीं तो बोला नहीं कि अच्छा ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, अब आप लोग मुझसे काम कर रहे हो। चलो ये पढ़ो जैसे ग्लाइकोलाइज पढ़ो, ग्रेफ सेकंड पढ़ो, फिर मैं समझाता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा चलो ये आप लोगों ने लिख लिया, ये बहुत बच्चों ने लिख लिया, नहीं लिखा है तो हम लोग ग्लाइकोलाइज समझे। तो किताब से पढ़ते हैं ग्लाइकोलाइज, ठीक है? देखो यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको बताया था ग्लूकोज जो होता है उसका ब्रेकडाउन होता है किसमें, पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल में, ठीक है? तो कैसे होता है उस साइकिल को बोलते हैं हम लोग ग्लाइकोलाइसिस। अच्छा ये बताओ मुझे कहानी है, ये बताओ जो मैंने आपको बताया था एनारोबिक ब्रेकडाउन होता है उसमें हमें एक ग्लूकोज से कितने मिलते हैं, 2 एटीपी। वो बेटा यही वाले तो मिलते हैं हमें, ये वाले वो ये वाले, ये 4 थे 2 खर्च हो गए, तो यहाँ पे जो हमें 2 एटीपी मिले, बोल दो ना आप लोग 2 एटीपी यही वाले तो मिलते हैं एनारोबिक ब्रेकडाउन में, क्योंकि वहाँ पे ना तो क्रेब साइकिल होता है वहाँ पे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, क्रेब साइकिल होगा नहीं, और क्रेब साइकिल नहीं होगा इसका मतलब हमें कौन से वाले एटीपी मिलेंगे, ओनली ये वाले, ठीक है? क्योंकि वहाँ क्या होता है इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन। हालांकि ये वाला जो ग्लाइकोलाइज होता है ये देखो वो दोनों में होता है, साइक्लिक में भी और सॉरी एरोबिक में भी और एनारोबिक, ठीक है? चलो तो ये अगर हम लोग कंप्लीट हो गए तो हम लोग पढ़ते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है? किताब में अच्छा यहाँ पे लिखा है डू प्लांट ब्रीथ, क्या प्लांट ब्रीथ करते हैं? नहीं, प्लांट कैसे एक्सचेंज करते हैं भाई, ब्रीथ तो हम लोग करते हैं। चलो अगले देखो, यहाँ पे आपको पता है, ये तो पता ही होगा आपको, ये ग्लूकोज है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा CO2 बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, हमें क्या बन जाएगी एनर्जी, सही है? सबसे पहले क्या है ग्लाइकोलाइसिस, हम इसको EMP पाथवे बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, क्यों बोलते हैं? क्योंकि 3 साइंटिस्ट थे, एक थे मेयरबॉग, एक थे पार्नस और एक थे इम्बेडन। इन 3 साइंटिस्ट के नाम पे हम इसको बोलते हैं EMP पाथवे, क्लियर? और यहाँ पे ग्लाइकोज लाइसिस का मतलब, ग्लाइकोज मतलब ग्लूकोज और लाइसिस मतलब क्या होता है ब्रेकडाउन, तो इसका मतलब भी होता है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। अब आपको ध्यान क्या रखना है वो सुन लो, ये एक साइकिल है ये वाला, यहाँ पे इसे देख के बच्चे डर जाते हैं कि सर पता नहीं क्या चल रहा है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। जैसे यहाँ देखो आप, सबसे पहले ग्लूकोज है, ये कितने कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है? सबसे पहले क्या होता है ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, मतलब यहाँ पे हम एक फॉस्फेट को क्या करते हैं ऐड करते हैं, और जब हम एक फॉस्फेट को ऐड करेंगे तो आप लोग बताओ क्या यहाँ पे ATP खर्च नहीं होगा? और देखो ATP किसमें कन्वर्ट हो गया, ATP में, यानी कि मैं ऐसे ध्यान रखूंगा फर्स्ट स्टेप में हम लोग ATP क्या करते हैं खर्च करते हैं। दूसरा देखो, अब ये देखो बेटा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, मतलब यहाँ एंजाइम जो होता है वो वर्क करता है आइसोमेरेज। कौन सा करता है? अच्छा कोई चलता है कि यहाँ पे कौन सा करता है? एक्सोकाइनेज। मैंने कहा था ये वाला एंजाइम आप हो सकता है ध्यान रखना, और ये यहाँ पे कौन सा करता है आइसोमेरेज। दूसरा सुनो, अब आप लोग बताओ आइसोमेरेज का मतलब होता है चेंज करना, उसका ऐसे चेंज करना। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, और बेटा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में एक ATP और वो एक फॉस्फेट और बढ़ेगा तो बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, और यहाँ पे भी क्या होगा ATP खर्च होगा, यानी कि एक ATP कन्वर्ट किसमें हो गया ATP में। तो मैंने ये बताया अभी आपको, अभी तक ये बताया ग्लूकोज था, एक ATP खर्च किया कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में,
आइसोमेरेज एंजाइम ने कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के साथ एक एटीपी और जुड़ा, क्या बन गया फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। समझ गए आप लोग? और यहाँ पे आप लोगों को पता है एक एटीपी यहाँ कर चुका है और एक एटीपी यहाँ। अभी तक हमने एटीपी खर्च किए, बनाए नहीं है। अभी क्या हुए हैं, खर्च हुए हैं। कौन से स्टेप में, फर्स्ट में और थर्ड में। इसके बाद एक एंजाइम होता है, इसे बोलते हैं एल्डोनेज। कौन सा? वो दो पार्ट में कन्वर्ट करता है फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट को, एक तो एल्डिहाइड और एक कीटोन शुगर में। यानी कि इधर एल्डिहाइड और इधर क्या है, कीटोन। दो ग्रुप में कर दिया। अब ये बताओ, ये दो पार्ट में डिवाइड नहीं हो गया, दो मॉलिक्यूल में। अब एक साइकिल इधर चलेगा और एक साइकिल, और ये रिएक्शन कैसा होता है, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब होता है इसमें कन्वर्ट हुआ है, इसके बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें वापस कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमको ध्यान क्या रखना है, उसका ध्यान रखना चलेगा। चलो अब हम लोग यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे एक बार अभी क्वेश्चन आया था, क्या आया था, हाँ ये आया था। उसमें ये पूछा था कि जो आप लोगों को ध्यान रखना है एक बार, यहाँ पे बताओ क्या हो रहा है, NH2 बन नहीं रहा है क्या? और कितने बन रहे हैं, दो। कितने बन रहे हैं, क्योंकि दो मॉलिक्यूल हैं। और यहाँ पे दो एटीपी बन रहे हैं, यहाँ पे क्या बन रहा है, दो एटीपी। यानी टोटल कितने बन रहे हैं, 4 एटीपी और 2 NADPH। तो यहाँ पे आप लोग ये रखना मत, आप लोग ये ध्यान रखना बस, जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ था, जहाँ रिवर्सल रिएक्शन था, उसके बाद जो होता है वो NADPH बनता है। इतना अगर आपको ध्यान है तभी आप कर दोगे इस आराम से। और यहाँ पे जब आपको पता है एल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट हुआ है, एसिड में। किसमें हुआ है? और हमेशा जब एल्डिहाइड ग्रुप किसमें कन्वर्ट होता है, एसिड में, तो वहां पे क्या होता है, NADH बनते हैं। मतलब वहां पे क्या होता है, क्या होते हैं, रिएक्शन बोलते हैं, रिएक्शन होता है। समझ गए? तो यहाँ पे NH2 बना, इसके बाद फिर उसके बाद क्या बना, ATP बना, और फिर लास्ट में क्या बनता है, ATP। अगर आपको ध्यान रहे तो मैं कैसे याद रखता हूँ, आपको बता दूं। फर्स्ट में और थर्ड में ATP खर्च हुआ, कितना कितना, एक। इसके बाद जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट था, उसको एल्डोज एंजाइम ने कन्वर्ट कर दिया दो ग्रुप में, एक को कीटोन और एक एल्डिहाइड। क्लियर? इसके बाद रिवर्सिबल रिएक्शन था, वो वापस नहीं आ जाएगा, लेकिन दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे। उसके तुरंत बाद बना है NADPH2, और उसके तुरंत बाद बने 2 ATP, और फिर लास्ट में जाके क्या बने, 2 ATP। अगर आपको इतना पता है तो 100% आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। रटो मत पूरा बैठेंगे कि इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, इससे ही काम चल जाएगा तुम्हारा। क्लियर? तो बेटा ग्लाइकोलाइज को एक बार जल्दी से पढ़ लो। ये 10 स्टेप प्रोसेस होता है क्या, यही।
लौटी नहीं है वहाँ से शादी से? तुम लोग कितने कितने दिन तक शादी करते हो? एक शादी में जाते हो हैं? रिसेप्शन रह गया है, दोनों लोग साथ साथ बैठे, दोनों की शादियाँ गई यहाँ। तो बताओ पहले अच्छा क्या रह गया रिसेप्शन? या तो पेपर आ जाएगा। अब तो शादी बहुत बहुत हो रहा है ना। रिसेप्शन क्या होता है? शादी के बाद पार्टी होती है। ये होता है क्या? मोस्टली लड़के हो सकते और बोलते हैं, आइटम किसे बोलते हैं? उसी को बोलते हैं। एक ही चीज होती है दोनों। एक ही होती है। हाँ। और वो ना करो रिसेप्शन तो क्या होता है? ना करो तो क्या दिक्कत है भाई? कुछ भी नहीं होता। तो क्या करते हैं? लड़के वालों को पार्टी मिलती है। तो करते क्यों फिर भाई? अरे और तो कुछ नहीं करते। अरे सभी लोग बारात में आ जाते हैं, समझते कौन है भाई? जिनके साइड से बारात में लोग नहीं जाते उन लोग के लिए होता है। बारात में कौन ले जाएगा तुम लोग? अरे सर मतलब कोई लोग होते हैं लड़की वालों के यहाँ ही आते हैं बारात लेके, तो वहाँ के लोग रह जाते हैं। ऐसा हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है जाते हैं? रह के जाते हैं। रह के जाते हैं भाई? हैं? हाँ उसने सही बोला करते हैं बिल्कुल। क्या है रिसेप्शन होता है गिफ्ट लेने के लिए। ऐसा कुछ नहीं, चलो अपना शौक है, जिसको अच्छा लगता है वो होना चाहिए। पैसा होगा तो पैसा। सही है, बिल्कुल सही है। जमीन चीज तो नहीं है। हमें कहते हैं ये सब बेकार चीजें हैं ना, कुछ नहीं करना चाहिए। मेरे यहाँ भी है पर ये नया नया अब इतना चल रहा है ना, एक तुमने देखा होगा वो चल रहा है इस टाइम पे, वो क्या बोलते हैं, मतलब शादी से 7 दिन पहले 7 दिन बाद तक होता ही रहता है ना। पहले से ही होता है। नहीं वो नहीं होता था ये रेट बहुत ज़्यादा है। प्री वेडिंग ऐसा क्यों? आपको पता है जो पहाड़ों पे लोग होते हैं, पहाड़ों पे वो कैसे शादियाँ करते हैं? वो एक लोकेशन देखते हैं, लोकेशन। ऐसा नहीं कि ओम राम वगैरह कर लिया। एक लोकेशन देखा बढ़िया सा, जैसे मतलब हम बोल सकते हैं जैसे कोई बीच देख लिया है, या तुम्हें जो अच्छा लगे तुम लगे पहाड़ पे या कहीं पे भी, कहाँ गए, खाली लड़की के घर वाले और लड़के के घर वाले और कोई नहीं, मतलब 5-6 लोग लड़की के घर वाले, 5 लोग लड़के की, शादी हो गई। बस ऐसा करना चाहिए। वही है मेरे घर में एक ही। उसके बाद यहाँ आओ, फिर एक पार्टी कर दो बात। ये क्या डबल खर्चा, पहले यहाँ करो, फिर से यहाँ करो, फिर से यहाँ करो, फिर से यहाँ करो। सबसे बढ़िया था कोरोना वाला ऐसा, 5 लोग जाओ जल्दी से, करो जल्दी से, आओ तो आ गया था। ना कोई वीडियो, ना कोई कैमरा, ना कुछ, ना किसी का कोई वो कि तुमने खिलाया नहीं है, हम आए कार्ड नहीं दिया, कुछ नहीं दिया भाई। कोरोना तो लाता कोई देते कार्ड, बहुत अच्छे लोगों ने साथ सबसे बढ़िया था। उनकी फैमिली में 5 ज़्यादा लोग उनकी फैमिली में हाँ चलो ठीक है वही करो, तुम्हें करना कैसे करो। यहाँ देखो ये, चलो गदो एक क्लियर हुआ, ये पढ़ लिया हम लोगों ने। चलो अब हैं देखो, हम लोग क्या ध्यान रखना है वो सुन लो। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है जब ग्लूकोज टू ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, किसमें, पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में, 2 में होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। दूसरा हम ध्यान रखना साइकिल को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, जहाँ पे इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का। इसको हम लोग EMP पासिंग बोलते हैं, क्योंकि डिस्कवर किया था इम्बेडर और मेयरहॉफ और पार्नर्स ने, इसीलिए ये 10 स्टेप रिएक्शन होता है। यहाँ पे आप लोग मेन चीज ध्यान रखना, जैसे फर्स्ट एंजाइम कौन सा है, हेक्सोकाइनेज, वहाँ ATP का हो रहा है, खर्च हो रहा है, ये ध्यान रखना है। सेकंड एंजाइम कौन सा है, आइसोमेरेज, वहाँ क्या ATP खर्च हो रहा है, नहीं, थर्ड में खर्च हो रहा है, क्या खर्च हो रहा है, ATP। और यहाँ पे एंजाइम कौन सा होता है, अरे एंजाइम छोड़ो, कहाँ थर्ड में ATP खर्च होता है और कन्वर्ट हो जाता है फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेट में, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है एक एंजाइम होता है एल्डोडेज, जो कन्वर्ट करता है एल्डिहाइड और कीटोन में, सही है। उसके जस्ट बाद रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, उसके जस्ट बाद क्या होता है, हमें एल्डिहाइड मिलते हैं 2, उसके तुरंत बाद 2 ATP मिलते हैं और लास्ट में हमें क्या मिलते हैं, 2 ATP, सही है। इतना अगर आपको पता है तो बस इतना ही से उत्तर हो जाएगा और बकाया आपको कुछ नहीं मिल जाएगा। ये ऐसे हम रखो, ये देखो
फर्स्ट और थर्ड में एटीपी खर्च होते हैं, ठीक है। इसके बाद समझो 1 2 3 4 5 5 स्टेप में। अब ऐसे तो बहुत से तो गलत हो जाएगा, कहाँ पता याद रखोगे, इतना याद रखना बस। जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है वहाँ से उसके जस्ट बाद एनएडीपीएच बनते हैं, उसके जस्ट बाद 2 एटी बनते हैं, उसके बाद लास्ट में एटी बनते हैं। क्लियर हुआ बेटा? ये क्लियर हुआ? चलो आते हैं इस पे आते हैं। अच्छा, फर्मेंटेशन क्या होता है? मैंने कहा था एनारोबिक रेस्पिरेशन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एनारोबिक ब्रेकडाउन हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था, देखो यहाँ पे देखो ये देखो फॉस्फोपायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड बन गया, और पायरुविक एसिड से देखो लैक्टिक एसिड बनता है, और इधर क्या बन रहा है? इथेनॉल। ये हो रहा है जो वो हो रहा है इसमें, यहाँ देखो ये हो रहा है ईस्ट में, देख लो आप लोग, और ये हो रहा है मसल्स में। सही है? एक हो रहा है ईस्ट में, एक किसमें हो रहा है? मसल्स में। तो मैं ऐसे हो सकता हूँ कि ये भी आपको ध्यान रखना है, लैक्टिक एसिड जो होता है वो मसल्स में बनता है, और ईस्ट में क्या बनता है? इथेनॉल प्लस CO2। इसके बाद देखो यहाँ पे CO2 इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ईस्ट में आप लोग कहीं भूल जाओ कि इथेनॉल के साथ CO2 था या फिर लैक्टिक एसिड के साथ CO2 था, ये मत ध्यान रखना, ये भूल मत जाना। CO2 के साथ है, इथेनॉल के साथ, और वो ऐसे बहुत कंफ्यूज करता है। चलो पढ़ो इसे। पानी नहीं है बस, है ना? बारिश हो रही है तो पानी भी पीना है क्या? आप लोगों को थकावट होने लगती 3 घंटे में, ठीक है? आप लोग सोचते हो आपको खाली में ज़्यादा नहीं करो, 1 घंटा बोल के देखना है आपको। ये कहोगे 4 में मिल जाए जल्दी से, गला दूसरा 1 घंटा बोलने में, वो भी कांस्टेंट बोलने में, ठीक है? पहली बार। अब आप कहोगे सर आपका तो काम ही बोलने का, तो नहीं बोलोगे, ठीक है मैं मानता हूँ। अब इतना भी काम नहीं है। अब सुनो, आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि मैं कितने बैच पढ़ाता हूँ। आप लोग को सोचोगे, देखो एक बार टाइम टेबल समझ तो लगेगा कि आप लोगों को क्यों मेहनत नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए। देखो 9 से 10:30 ध्यान करना, इसके बाद 11 से 12, इसके बाद 12 से 1:30, इसके बाद 2 से 3:30 जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद तुरंत 4 से 5 पढ़ाऊंगा, और इससे 5 से 6:30 पढ़ाऊंगा। खाना खाने का ये है, ये वाला जो 1:30 बजे छूटता हूँ, उसके बाद खाना खा के यहाँ पे, और अगर 30 मिनट में खाना नहीं खाया, इतने नहीं आया तो खाना रह जाता है। कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने खाई थोड़ा पढ़ाना पड़ा। तो ये सब चीजें होती हैं कि आपको मेहनत तो करना पड़ेगी, नहीं करोगे हैं? सोने का तो मेरा मन है, जल्दी खत्म हो गया।
बेटे आप लोगों ने पढ़ लिया, बताओ अगले बढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे लिंक रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? लिंक रिएक्शन। तो देखो ये वाला आपको ध्यान रखना, लिंक रिएक्शन। यहाँ पे देखो पायरुविक एसिड है ये, और OA है और Na+ है, ठीक है। यहाँ पे एंजाइम वो ध्यान रखना, आयंस मैग्नीशियम आयन इन्वॉल्व होते हैं, और एंजाइम कौन सा होता है? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा होता है? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। और इससे बनता क्या है? एसिटाइल CoA CO2 रिलीज होता है ना, यहाँ डिकार्बोक्सिलेशन होता है और NaDH2 बन गया। समझ गए आपको? क्या बन गया? NaDH2। अब यहाँ पे दो पायरुविक एसिड होंगे तो बेटा दो ही क्या बनेंगे? NaDH2 बनेंगे, ठीक है। क्लियर कोई ना? तो ये लिंक रिएक्शन था तुम्हारा जो मैंने बताया था अभी। अब हम लोग आते हैं साइकिल पे। कौन सा? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बोलो, या इसको बोलो क्रेब्स साइकिल, एक ही नाम है। ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। कहाँ होता है? तो ये तुम्हारा क्या रहा? साइकिल रहा, जिसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम हैं इसके। तो पढ़े इसको। देखो आप लोग यहाँ पे क्या ध्यान रखना वो समझो। पहले पायरुवेट था, पहले क्या था? पायरुवेट था जो कितने कार्बन कंपाउंड है? 3 कार्बन। कितने? यहाँ पे देखो CO2 रिलीज हुआ, डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, और यहाँ पे कह रहा है NaDH2 हमें 2 होंगे तो कितने मिलेंगे? 2 ही तो मिलेंगे। और ये कन्वर्ट किसमें हो गया? एसिटाइल कोएंजाइम A में। अच्छा ये बताओ मुझे, ये पूछ सकता है वो, ये 3 कार्बन है 2 कार्बन है, क्योंकि ये CO2 क्या हो गया? रिलीज। ये समझे आप लोग? तो कितने कार्बन बचा? 2 कार्बन। और एक बात मुझे और बताओ बेटा, ऑक्सीजन एसिड कितने कार्बन होता है? 4 कार्बन। 4 ही होता है। और जो बनता क्या है? सिट्रिक एसिड। 4 और 2 कितने हो गए? 6 कार्बन। तो सिट्रिक एसिड साइकिल को हम लोग C6 साइकिल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? C6 साइकिल। जैसे मैंने C4 साइकिल बोला था, H and select बाद में क्यों बोला था? क्योंकि ऑक्सीजन एसिड कितने कार्बन था? 4 कार्बन। अरे बोलो ना, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को हमने 3 कार्बन था इसलिए बोला था C3 साइकिल। तो इसको क्या C6 साइकिल नहीं बोल सकते? क्या बोल सकते हैं ना, क्योंकि 6 कार्बन कंपाउंड है। क्लियर हुआ ना? यहाँ पे आपको ध्यान रखना ये है कि फर्स्ट जो बना है कंपाउंड वो कौन सा है, और वो क्या है? सिट्रिक एसिड। मैंने कहा था हर साइकिल का ध्यान रखना कि फर्स्ट कंपाउंड कौन सा बनता है और फर्स्ट एक्सेप्टर कौन होता है। तो यहाँ पे एक्सेप्टर है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। अब वो कंफ्यूजन आपको कैसे कर सकता है? ये देखो, ये देखो C4 साइकिल में फर्स्ट कंपाउंड कौन सा होना था? OA। और यहाँ पे देखो फर्स्ट CO2 ये एसिटाइल कोई एक्सेप्टर है यहाँ पे, किसमें? क्रेब्स साइकिल में। और H and select बाद में फर्स्ट कंपाउंड बना था। ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद सुनो बेटा, सिट्रिक एसिड में फिर से डिकार्बोक्सिलेशन होता है और यहाँ पे हमें NaDH2 मिलते हैं और बनता क्या है? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। ये अकेला 5 कार्बन कंपाउंड होता है। इसका नाम है, इस साइकिल का अकेला कौन सा कंपाउंड है? जो 5 कार्बन कंपाउंड है। फिर से डिकार्बोक्सिलेशन होता है और जो बाद में बनता है वो क्या बनता है? सक्सिनिक एसिड। और इसके बाद क्या बनता है बेटा? मैलिक एसिड। और इसके बाद बनता है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। सही है। यहाँ पे बना क्या क्या देखो, ये NaDH2 एक, अब ये 2 नहीं रहेंगे क्या? और यहाँ पे 2 NaDH2 ये हो गए, 2 GDP हो गए, और 2 FADH2 और 2 NaDH2। सही है। एक ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में ये चीजें हमें मिली है। क्लियर? तो हमें कितने NaDH2 मिले फाइनली बेटा? 4। कितने मिले? 4 मिल गए। अब लिख लो यहाँ पे 4 NaDH2 और 2 क्या मिल गए? FADH2 और 2 क्या मिल गए? ये कितने हो गए देखो? 4 3 12 और इसके बाद 2 ही ठीक होते हैं। तो 4 और 2 16 2 कितने हो गए? 18। कितने हो गए? और 3 6, अरे ये भी तो बचा, तभी तो काम गड़बड़ हो रहा है। ये 6 मिलते हैं NaDH2। कितने मिलते हैं? 6। तो 6 से कितने जाएंगे? 18। अब सही 18 22 2 24। यही तो मैंने बताया था। टोटल कितने मिलते हैं हमें? 24 ATP। आप लोग सही से लिख लो एक जगह, इसी के बराबर लिख लो।
लिखो बेटा 6NaCH2 और 2 FeDH2 और 2 GT। समझ गए? तो इसके बाद 6 के मतलब 18 ATP और 2 का FeDH का मतलब कितना होता है 4 ATP और इसके बाद 2 ATP। तो फाइनली जो हुआ कितना हुए 24 ATP। समझ गए? ऐसे मिलते हैं हमें 2 साइकिल से 24 ATP। इसका मैंने ट्रिक बताया था, पता है आपको? मैंने लिखवाया था ये ऐसे PACCIO KSSFMO। अब ये ट्रिक क्या है मुझे तो याद है, आप लोग याद नहीं होगा, मैंने तो ऐसे कर लिया था PACCIO का पता नहीं क्या ये लेकिन मुझे याद हो गया था। सही है? देखो ध्यान दो ना, इसका मतलब पायरुविक एसिड, इसका मतलब एसिटाइल कोई, इसका मतलब सिट्रिक एसिड, इसका मतलब सिस एक्वैटिक एसिड, इसका मतलब आइसोट्रिक एसिड, इसका मतलब O का मतलब ऑक्जेल सक्सेनिक एसिड, इसका मतलब कीटोग्लूटारिक एसिड, इसका सक्सिनाल कोएंजाइम है, इसका मतलब सक्सेनिक, फ्यूमेरिक, मैलिक और ऑक्जेल। क्लियर? देखिए इतने कंपाउंड है तो मतलब क्या कहते हैं उसको उतना ही ध्यान रखो भाई। 5 कार्बन कीटोग्लूटारिक एसिड और 4 कार्बन सक्सेनिक, मैलिक और ऑक्जेल। पढ़ लो बेटा, जल्दी पढ़ लो ये। बेटा इसके बाद आप चैप्टर खत्म करो, इसमें बचा क्या है? ठीक है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन और बचा है, देख लेते हैं। और क्या बचा है? एंटीबॉलिक पाथवे। अब मैं जल्दी से करवा रहा हूँ क्योंकि आपका रिवीजन हो रहा है, ठीक है? और जल्दी जल्दी से खत्म हो जाए, मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन आप लोग घर पे पढ़ के आओ।
और इसके बाद चैप्टर प्लांट ग्रोथ रेट अपने आप पढ़ना नहीं कर बैठ के, उसमें हार्मोन ही तो खाली पीजीआर अरे काम फंक्शन पढ़ लेना उनके, ठीक है। इसके बाद मैं थोड़ा यूनिटरी पढ़ा दे रहा हूँ, उसके बाद थोड़ा आ रहा है जेनेटिक्स पे, ठीक है। जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बेटा आपके पास 10 लेक्चर बचे खाली लग रहा है, 30 तक है लास्ट। 30 तक है तो आज 17 हो गई ना, 2 दिन छुट्टी रहेगी, शनिवार छुट्टी, इतवार छुट्टी, नेक्स्ट संडे छुट्टी, 3 तो ही कम हो गई, तो कितने बचे? 10 ही तो बचे। अब वो भी एक का छुट्टी और ना पड़ जाएगी। अब क्या है? अब किस चीज़ की छुट्टी हो रही है? वो कुछ नहीं बताओ। सही बात है, जयंती तक की छुट्टी डाल देते हैं। हैं? जयंती वही ना, अम्बेडकर जयंती के पूरे के काम। मुझे क्या है? अम्बेडकर जयंती के काम। पढ़ लिया? तभी पॉइंट ठीक नहीं हुई है, हैं? तो रेटिंग हो ऐसे क्या? तो क्यों ना है? तो जो देख लो, जो देखो तो है। या किसी से इसके बाद बैठ जाओ, अकेले बैठना जरूर करना है, बैठ जाओ। ऐसे तो मत बैठो, ऐसे लेटी हो अभी, सही लगता है ना? और तुमने टेस्ट दिया था लास्ट वाला? क्यों? क्या तबीयत अब ठीक हो गई? अब देना, ठीक है, शनिवार को जो है। आपकी टेस्ट में कोई बच्चा अपसाइड ना रहे ध्यान रखना, वरना पूरे पीरियड में क्लास में खड़ा रहूंगा मैं अगले हफ्ते को, हैं? लास्ट नहीं करोगे? बेटा यहाँ पे देखो, ये एक रिएक्शन लिखा हुआ है, पायरुविक एसिड का। अभी 4 पता है क्यों लिखा है? 4 इसलिए लिखा है, इसने ये वाली जोड़ दी है, ये वाला भी। कौन सा? ये वाला। 3 NaDH और 1 4, ठीक है। तो कह रहा है 4 NaDH, 2 FADH, 2 H2O और 1 ADP। अच्छा एक बार बताओ मुझे, अभी एक क्वेश्चन आया था, ये बोला था कि बताओ क्रैब साइकिल में कितनी बार डीकार्बोक्सिलेट होता है? 3 बार। एक ये और ये। ध्यान रखना कितना होता है? 3 बार। सही, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो। तो क्लियर हुआ बेटा? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है 3 CO2 बनते हैं, 3 लिखा तो सब। तो इसके बाद 4 NaDH2 और इसके बाद क्या है? 1 FADH2 और 1 ATP। सही है। हम मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे? 2 से, और 2 से करने के बाद सारा काउंट करेंगे, तो ये आएगा तुम्हारा यहाँ पे 24 और 6 30 ATP, ठीक है। तो 30 यहाँ से आएंगे और ATP कहाँ से आएंगे? ग्लाइकोलाइज से पेट्रोल कितने जाएंगे? 38 ATP। क्लियर? अब हमारा आता है बेटा ETS। ETS मैंने क्या बताया था? सुनो, ETS में बच्चों को करंट लगता है, सही है। ये पता नहीं क्या चल रहा है, ये चल नहीं रहा है। ETS का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होना, सही है। तो टोटल कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। यहाँ पे देखो, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, कॉम्प्लेक्स सेकंड है, कॉम्प्लेक्स थर्ड है, कॉम्प्लेक्स फोर्थ है, कॉम्प्लेक्स 5 है, सही है। मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता दूंगा, क्या कहाँ से क्वेश्चन आएगा? सुनो, सुन लो,
अच्छा ये तो पता है आप लोगों को, ये हो कहाँ रहा है, ये ETS कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। कहाँ हो रहा है, ये लिखा नहीं है देखो, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, और ये क्या होगा अंदर की साइड में, मैट्रिक्स, और ये क्या है, बीच का स्पेस है, और बाहर क्या होगी, आउटर मेम्ब्रेन। क्या होगी, ये बात समझ में आप लोग? बेटा यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स 5 होंगे, एक ये वाला है, ये एक सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ, और ये कौन सा है, 5। पहली बात ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स 1 से 4 तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, सही है, लेकिन कॉम्प्लेक्स 5 में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात सुनो, कॉम्प्लेक्स पहले फर्स्ट में जाता है, उसके बाद जाता है सेकंड में, सॉरी उसके बाद जाता है थर्ड में, और उसके बाद थर्ड से कहाँ आता है, सेकंड में। कहाँ आता है, और इसके बाद कहाँ आता है, फोर्थ में। ये बात भी ध्यान रखनी है आपको, ठीक है, क्लियर है? दूसरा बेटा यहाँ से एक बार सीक्वेंस मिल जाता है, बहुत सीक्वेंस बताओ तो देखो, सबसे पहले देखो साइट बी, देखो लिख लो हम लोग CYT, साइट बी कॉमा साइटोक्रोम C1 कॉमा लगा बेटा, इसके बाद फिर सेकंड में जाएगा ना, नहीं फर्स्ट और सेकंड में, थर्ड में आता है। इसके बाद यहाँ आता है साइट सी, और इसके बाद आता है CU, कॉपर आयन बॉन्ड होते हैं, साइट ए और A। ये मैंने बहुत बड़ा नहीं लिख दिया, सही है ना, ऐसे होता है। अब सुनो एक पैटर्न, B कॉमा C1 कॉमा C कॉमा A और कॉमा A3, इतना लिख लो वाली बस। ये सीक्वेंस है, बहुत कई बार कर चुका है, टेस्ट में भी आया था एक बार, ये वाला सीक्वेंस देखो, बल्कि इससे अगर पहले आएगा तो क्या आएगा, B है तो B, ठीक है। ये वाला लिख लो बेटा खाली, ये नीचे पूरा रखता है, ये दिख रहा है, ये देखो सीक्वेंस देखो, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट का बस एक हो जाएगा, B C1 C A A3। आपको ट्रिक बना दो, कुछ बना दो, आपको याद करना है बस, BCA। अब ये तो कुछ नहीं होगा, BCA होती तो रेडी होती है, पता है BCA, BCA MC होता नहीं है, तो BCA। अब ऐसे ध्यान रखना, BCA, अब B C1 C A, ये ध्यान रखना है। BCA, ठीक है। यहाँ से टेस्ट में दोबारा पूछना दोबारा आपका यहीं पे, देख लिया। कॉम्प्लेक्स फाइल में क्या होता है, ओनली ATP का फॉर्मेशन। अब इधर देखो, ये बेटा इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट करता है, एक बात और ध्यान रखना है, इधर देखो कॉम्प्लेक्स 5 में ध्यान रखना NADH डिहाइड्रोजनेज, कॉम्प्लेक्स 3 में ध्यान रखना साइटोक्रोम BC1, और साइटोक्रोम 2 में ध्यान रखना सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, और कॉम्प्लेक्स 4 में ध्यान रखना साइटोक्रोम C या कॉपर एटम। क्लियर हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। और कॉम्प्लेक्स 5 में क्या होता है, ओनली प्रोटीन सिंथेसिस
होता है आपको, सॉरी एटीपी बनता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं होता है। बस ये आपको ध्यान रखना है यहाँ से, और कुछ नहीं। यहाँ पे सब लिखा भी है कि हमें कितने से कितने एटीपी मिलते हैं, सही है। अब आता है हमारा क्या, ये तो आपको पता पूरा सीट तो पता ही होगा। एक ग्लूकोज से कितना मिलता है 38 एटीपी मॉलिक्यूल। हाँ, अब आता है हमारा एल्कोहलिक पाथवे। क्या था बेटा, यहाँ जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लग रहा है वो ये लग रहा है, यहाँ देखो इधर आओ, ये लग रहा है जो हमारा फैट होता है, फैट कन्वर्ट किसमें होता है, फैटी एसिड में। ये देखो कार्बोहाइड्रेट किसमें होता है, ग्लूकोज में, और प्रोटीन किसमें होता है, अमीनो एसिड में। हमने ये वाला साइकिल तो पढ़ा है पूरा, पायरुवेट एसिड बन गया। इंपॉर्टेंट ये है बेटा कि फैटी एसिड जो कन्वर्ट होता है वो किसमें होता है, एसिटाइल कोए में, और जो अमाइनो एसिड कन्वर्ट होता है वो किसमें होता है, पायरुवेट एसिड। बस यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा सकता है, समझ गए, नहीं समझे। फैटी एसिड कन्वर्ट किसमें होता है, एसिटाइल कोए में, और वो कन्वर्ट किसमें होता है, पायरुवेट एसिड में। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। एल्कोहलिक का मतलब होता है जहाँ एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों होते हैं, बनता भी हो कुछ और ब्रेकडाउन भी होता है, ठीक है। अभी शादियां और चल रही ना, शादी सीजन चल रहा है, ये बीच में बंद क्यों जाती है, अभी बीच में बंद क्यों हो गई, अभी क्या ऐसा होगा, होली के बाद चल रहा है 15 दिन, होली के बाद कुछ होता है 15 दिन नहीं। अच्छा, होली 15 दिन तक होता नहीं कुछ है भाई, तो मैं कहूँ अभी तक तो मुझे वो गाइडलाइंस नहीं दे रहे थे, कल परसों से वो चल रहा है आपके पास में है ना हॉल, वो हमारे पास दो हॉल है, एक इधर साइड में एक इधर साइड में और बीच में है हम लोग। और जब सुबह सुबह कुछ भी आता है तो डेली एक पाइप देखते हैं, नहीं रोते हुए, और मजा आता है ना सबका रिश्ता अलग अलग होता है रोने का। ऐसा है ना, कभी बराबर में महंगा होता है, थोड़ा सा एक मकान के बराबर में, तो क्या है, और वो जब वो फोर व्हीलर होती है वो ऐसे मान लो कभी कोचिंग के सामने यहाँ लगाते हैं लड़के वाले तो रोते रोते हमारी पूरी तक जाती है, तो हम देखते हैं ना खड़े गाँव में कैसे रोते हैं, और वहीं पे सामान रखा जाता है जो दूल्हे को मिलता है, और ट्रक में ना रखा रहता है फर्नीचर, उसके बाद वहीं पे वो होते हैं जो बाराती आते हैं वो सब ट्राली लाते हैं, तो वो सब हम डेली देखते हैं। चलो पढ़ो बेटा, ये चैप्टर खत्म करो।
रेस्पिरेटरी क्वेश्चन और बचा है, सही है। अब आप लोग बताओ फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन को आपका डाउट है कुछ भी? किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है? देखो यहाँ पे रेस्पिरेटरी क्वेश्चन का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम, कितना ऑक्सीजन खर्च होता है और कितना CO2 निकलता है। तो मैंने कहा था आप लोग बस डायरेक्ट याद रखना, जैसे अगर ग्लूकोज की बात करें तो उसका कितना होता है 1, क्योंकि 6 ऑक्सीजन लगते हैं और 6 CO2 रिलीज होते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा भी है R कितना है इसका 1। इसके बाद इसका एक फैट का कितना होता है लेस देन 1, 0.7 होता है, ये लिखा तो है हमने। और इसके बाद प्रोटीन कितना होता है 0.9। तीनों लिख लो कहीं लाइक साइड से, बस ये याद कर लेना। क्या बताया मैंने बेटा, यहाँ देखो, यह देखो ग्लूकोज का कितना होता है 1, लिपिड का 0.7 और प्रोटीन का 0.9, ठीक है। इधर ना लगना बस। हो गया चैप्टर, रिवाइज करो जैसे एक बार। कल मैं अभी 2 दिन आपको खाली ह्यूमन पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग मुझसे 2 दिन में कोई भी डाउट पूछ लेना, 7 चैप्टर के। ये हम लोग एक दिन में 2-3 चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। कल नहीं मेन दिन बता दूंगा आपको 5 क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ आपको जेनेटिक्स थोड़ा डिटेल पढ़ा दूँ, मतलब ये दोनों चैप्टर को मैं ले लूँ लगभग 3 लेक्चर दोनों चैप्टर के लिए, ठीक है। और इसके बाद हम लोग 2 लेक्चर में 3 लेक्चर पढ़ लेंगे बायोटेक्नोलॉजी। इसके बाद हो ही गया मतलब क्या हो जाएगा, सही है। और एक बार 12th भी तो पूरा पढ़ लो बेटा अच्छे से। ये तो हमने 9th में पढ़ा दिया आपको, वो भी ऐसे पढ़ लो, ठीक है, जिससे कोई डाउट ना हो। और बकाया आप लोग ये रिवीजन चल रहा है आपका, ये वैसे नहीं सिलेबस चल रहा है, तो आप लोग थोड़ा मेहनत करो, जैसा घर पे भी पढ़ो, ठीक है। यहाँ डाउट लेके आया करो वाली फैमिली में लास्ट लेक्चर में रहूँगा। अभी मैं पूछे तो कहना अभी बचा है सिलेबस, क्या बचा है फैमिली बचा है, करवा देंगे, ठीक है। नरेश बेटा आप डेली आना, ठीक है। अभी 10 दिन और बचे हैं, मेहनत कर लो, सही है। घर पे ही पढ़ लो, यहाँ भी पढ़ लो, और कोशिश करो कि आओ कोचिंग, ठीक है, डेली, क्योंकि बेटा ये 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो ऐसा करूँगा खाली अभी आप सो बस, उसके अलावा पढ़ाई करो। कोई तो और काम है तो फादर से मना कर दो कि अभी हम नहीं करेंगे, मम्मी से मना कर दो नहीं करेंगे, ठीक है। 10-12 दिन आपने इतनी मेहनत से पढ़ लिया, क्योंकि बेटा ये 12 दिन बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आपको दिल्ली कर रहा था तो बहुत कम है, और इतने कम है कि आपको पता नहीं लगेगा। और आपको फिजिक्स केमिस्ट्री वाले तीनों का रिवीजन करना है, तो काफ़ी कम है, ठीक है। और बकाया आप लोग डेली कोचिंग पे आना है आपको, तो आओ जल्दी से, ठीक है, और पढ़ो।
पढ़ने की जरूरत तो नहीं है। तो ये रेस्पिरेशन बेटा हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, सही है, और वो पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, आप लोग पढ़ाइए।